युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाई जाती है, जैसे इसके चैनल में ही मतलब जाहिर होता है कि युवा कैंपस जीएस। तो जीएस मतलब ये चैनल जीएस के लिए ही स्पेशल बनाया गया है और इस पर जीएस ही पढ़ाई जा रही है। जैसे आप देखोगे पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही हिस्ट्री की क्लास हम लगातार इस पे आपको दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी पॉलिटी का है। ये हर सब्जेक्ट जीएस के जितने भी होते हैं, कोई भी एग्जाम होगा उसमें जीएस जरूर आएगी, तो आपको बहुत बेनिफिट देगी। किसी एक एग्जाम की तैयारी हम इस चैनल पर नहीं करा रहे हैं, बल्कि जर्नली आप इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम दोगे, हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगी और आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। साथ ही साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका बढ़ेगा। ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजें जो रीजनिंग में आती हैं वो जीएस से जुड़ी होती हैं। अगर आपको जीएस अच्छे से आती है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता होती है वो जीएस से बढ़ जाती है। आप देखोगे इन सबको पढ़ने के बाद आपका एक मानसिक जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। आपको ये मैथ हो, रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट में ये मदद करेगी। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर अच्छा होगा तो मैथ के क्वेश्चनों को जो अर्थमेटिक है उनको समझने में भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि सारी चीजें भाषा की होती हैं और इससे आपको भाषा सीखने में भी मदद होगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए एक पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य मैं पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं न जाने कितनी वीडियो ला चुका हूं पॉलिटी की। आप अगर इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसमें मतलब पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान आपको एक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ना चाहिए। बीच में पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप भूल जाओगे। दिमाग की क्षमता होती है कि वो क्रमबद्ध तरीके से पढ़े तो दिमाग क्रमबद्ध तरीके से उसको याद रख सके। तो आप हमारी पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने पहले बना चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। एक छोटा टॉपिक है लेकिन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात सबसे पहले कि इससे पहले मैं भाग की बात करता हूं कि अगर मूल कर्तव्य की मैं बात करूं तो मूल कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्य का जो भाग है, भाग अगर मैं कहूं कि ये किस भाग में है तो आप कहोगे कि ये भाग 4A में है। बोलो किस में है? भाग 4A में। भाग 4A इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाग 4A में इसकी बात की गई है। किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्यों की। उसके बाद अगर अनुच्छेद पूछे कि कौन से अनुच्छेद में है तो आपको बताना है कि अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है कि 51 कै में इसकी बात की गई है। दोनों ही जोड़े गए हैं। यानी भाग 4 क्या था मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं। यानी भाग 1 से लेकर भाग 4 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भाग 1 से लेकर 4 तक पढ़ा चुका हूं और भाग 4 में इससे पहले ही मैं पढ़ाया था कि भाग 4 के अंदर डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। लेकिन जो ये भाग 4 है ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि आगे जाके इसको जोड़ा गया। डीपीएसपी हमारे मूल संविधान में ही थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, ये आगे जाके जोड़े गए हैं। तो ध्यान से सुने कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 कै में मतलब भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। मूल जब संविधान 1950 में बना था उस समय नहीं था। अनुच्छेद 51 डीपीएसपी में आता है, लेकिन 51 कै ये मौलिक कर्तव्यों में आता है। जब हम किसी चीज को यहाँ पर कै करके या ए करके जोड़ रहे हैं, इसका मतलब मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जाके इसको जोड़ा गया है। अब बात बनती है कि ये कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर तुमसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है तो भाग 4 कै में बताना है। पूछे किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, तो आपको 51 कै में बताना है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये कब जोड़े गए, कब जोड़े गए और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।
संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और कब जोड़े गए ये तुम्हें याद रखना है। तो याद रखो कि कब जोड़े गए हैं, तो तुम्हें बताना पहले संविधान संशोधन कि 42वें संविधान संशोधन, देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। और जो ये कब जोड़े गए तो मैंने बता दिया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब पूछा जाता है किस समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए। समिति ने सिफारिश की। जब तुमने अधिकार दे दिए, राज्यों के कर्तव्य बता दिए, तो एक आम नागरिक के भी कर्तव्य होना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने भी कहा है कि अधिकारों से ज्यादा महत्व हमारे मौलिक कर्तव्य का है। एक नागरिक को अपने कर्तव्य पता होने चाहिए कि एक नागरिक को क्या कर्तव्य करने हैं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की मतलब कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए, अपना व्यक्तिगत सामूहिक विकास करने के लिए एक नागरिक को मौलिक कर्तव्य की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और देश में एक समिति बैठाई गई 1976 में कि समिति ने बताया, समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया और संविधान में एक संशोधन किया गया। 42वां संविधान 1976 किया गया। तो ये तुम्हें याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है आपसे कि हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए हैं, तो इस पर ध्यान देने से पहले आप तीन चीजें मैंने आपको बताया था। एक बताया था फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। एक मैंने आपको बताया DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ये भाग 3 में है, भाग 4 में है। और उसके बाद मैं बता रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। तो ये भाग 3 में, ये भाग 4 में और ये भाग 4 कै में है। और भाग देखोगे फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, USA से लिए हैं। और DPSP हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड देश से लिए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो ध्यान से इसको मैं यहां लिख देता हूं। फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, या तो सीधा मिलेगा रूस से आंसर में, या फिर कहेगा USSR से, USSR से लिए गए हैं, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व सोवियत संघ। तो बेटा ध्यान से सुनो ये बातों को, ये तुम्हारे काम आएंगी कि फंडामेंटल ड्यूटी अगर रूस मिले तो रूस लगा देना, USSR मिले तो USSR लगा देना, पूर्व सोवियत संघ मिले तो पूर्व सोवियत संघ लगा देना कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं। लेकिन जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको लिख लेना। जिस समय मौलिक कर्तव्य लिए गए थे या भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, उस समय यह भी कहा था समिति ने कि अगर मौलिक कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाना चाहिए, आर्थिक दंड भी लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आर्थिक दंड से परे रखा गया। अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो आर्थिक दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको खुद से ये फील होना चाहिए कि मैं अपने देश में रहता हूं तो मुझे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से करना चाहिए, अपने देश, अपने तिरंगे राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक नागरिक का कर्तव्य खुद से ही बनता है। तो इसमें आर्थिक दंड या कर अदायगी की बात नहीं होनी चाहिए। तो कर अदायगी और आर्थिक दंड को खत्म कर दिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि जब 1976 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी। संख्या वो कितनी थी, 10 थी। लेकिन वर्तमान में संख्या तुम देखोगे मौलिक कर्तव्यों की 11 है। अगर पूछ लिया जाए एक नागरिक के वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं तो तुम्हें बताना है 11। लेकिन जिस समय जोड़े गए थे यानी 1976 में कितने थे तो तुम्हें बताना है उसकी संख्या 10 थी। तो ये 11वां कौन सा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये तो 1976 में थे, ये कब जोड़ा गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 11वां एक मतलब हमारे भारतीय नागरिक के 11वां कर्तव्य कौन सा है तो तुम्हें बताना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक
6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अभिभावक निशुल्क शिक्षा प्रदान कराएं। निशुल्क शिक्षा प्रदान करें। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अभिभावक, पेरेंट्स, एक राज्य का तो बता दिया, आर्टिकल 45 क्या कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 21 कहता है कि एक नागरिक के अधिकार है कि वो राज्य सरकार से मांगे कि वो हमें एक शिक्षा उपलब्ध कराए जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का है। उसके बाद एक अभिभावक का भी यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हैं सरकार के द्वारा निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराए। तो अभिभावक यानी एक नागरिक का यह कर्तव्य है और एक 11वां कर्तव्य है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये मतलब राइट टू एजुकेशन कह दो या फिर 11वां कर्तव्य कह दो, तो ये शामिल किया गया था। इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि 2002 में संसद ने पास किया और 2009 में अधिनियमित हुआ। राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, अधिनियमित हुआ और 2010 में लागू मतलब कि प्रभावी हुआ। तो 2010 में लागू या फिर क्या हुआ है, प्रभावी हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 में संसद द्वारा, 2009 में अधिनियमित या प्रभावी लागू हुआ। ये 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, अभिभावकों का है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए। ये आपको याद रखना है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जिस समय मौलिक कर्तव्य मतलब बनाए गए थे उस समय 10 थे, बाद में जाके ये 11 हो गए। तो मैं 10 के 10 मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको 10 मतलब 11वां बता चुका हूं। तो 10 के 10 मौलिक कर्तव्य मैं आपको लिख रहा हूं, एक एक चीज आप उसमें देख लेना। ये कुछ 10 मौलिक कर्तव्य हैं जो मूल कर्तव्यों में थे। जब मैंने बताया था 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए थे, उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाया है। जैसे संविधान का पालन करें, पहला कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य हैं कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान इनका भी सम्मान करना है। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता के दौरान जो आंदोलन हुए थे उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखें। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाई, जैसे कि गांधी जी हुए, भगत सिंह हुए और भी बहुत सारे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। तो ना जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी में बहुत योगदान हमारे देश को दिया है। तो उनके जो आदर्श हैं, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको क्या करना, अपने हृदय में सजोए रखना है। उसके बाद भारत की एकता, अखंडता एवं प्रभुता को बनाए रखे। एकता और अखंडता बनाए रखना यही हमारा एक नागरिक का कर्तव्य कहलाता है। उसके बाद देश की रक्षा करें। अगर देश कहता है कि हमें रक्षा करनी चाहिए, देश के आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर हम देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वां है, भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की जो भावना है उसको बनाए रखना है। हमारे देश के अंदर अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं। तो एक तरीके से बहुत सारा बिखराव की स्थिति नजर आती है दूर से देखने पर, लेकिन कहा गया कि हम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों को भाईचारे की भावना या भ्रातृत्व की भावना को बनाए रखना है। ये भी एक नागरिक का कर्तव्य है। उसके बाद अपनी गौरवशाली संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा करना भी एक नागरिक का कर्तव्य है। सरकार तो जब करेगी, लेकिन एक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी संस्कृति को और अपनी जो गौरवशाली परंपरा है इसको बनाए रखे। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।
यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना पर्यावरण को अच्छा रखोगे, आप भी प्रकृति का ही हिस्सा हो, तो आप भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और पर्यावरण के कारण जो जलवायु परिवर्तन है, इतनी सारी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं पनप जाएंगी। तो कर्तव्य बनता है कि वो वनीकरण करे, पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि पर्यावरण को प्रमोट करे, संवर्धन करने का कार्य करे। ये भी एक कर्तव्य है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि अपने अंदर रूढ़िवादी मानसिकता को खत्म करके एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण तुम्हें बनाना है कि जो पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी, महिलाओं को नीचे धकेलना या महिलाओं को तुम देखोगे पीछे ले जाना, एक तरीके से ये मतलब हमारी जो रूढ़िवादी सोच रही है, आज महिला पुरुष सब समान है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो कहा गया इसमें यही कि मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना है। कोई भी रूढ़िवादिता अगर हम लेते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना है। कुछ ऐसी सोच है, ऐसे दृष्टिकोण, ऐसी संकीर्ण मानसिकताएं हैं, उनसे बचना है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना है। बड़े बड़े देश या बड़ी बड़ी कंट्री, डेवलप कंट्री सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाती हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। आप जानते हैं कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, उस संपत्ति को बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। वो देश की संपत्ति है, यानी हमारी संपत्ति है, तो उसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। स्मारक हमारे देश के अंदर है, बड़ी वस्तुएं, हमारी ऐतिहासिक की वस्तुएं हैं, स्थान है, उन सब का बचाए रखना हमारा कर्तव्य। कुछ नागरिक ऐसे होते हैं कि जिन्होंने संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे दंगों में नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर तुम जाओगे सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो वहां जाकर भी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो कई तरीकों से, कोई तो संपत्तियों पर अपना नाम लिख देता है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है उसका नाम लिख देगा, दिल बना देगा, तीर बना देगा। तो ये सब संपत्ति को नुकसान वो कूट के वो क्या बोलते हैं उसको, वो स्थापत्य कला स्थापित करता है वहाँ पर। तो उसको भी बचाए रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। तो तुम्हारा कर्तव्य, अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो ऐसे काम ना करें, क्योंकि इससे जो हमारे पुरातन स्थल हैं उनको नुकसान पहुँचता है। आपका कर्तव्य बनता है कि उनको बचाए रखें। व्यक्तिगत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम व्यक्तिगत विकास अपना कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सामूहिक विकास भी करना है। अब मेरे सुनने में यह आया है कि कुछ लोग हैं, मैंने कहा भाई वीडियो शेयर क्यों नहीं करते तुम? तो कहते वीडियो शेयर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इतना अच्छा मैटर मिल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमें नौकरी मिलेगी। अगर हमने दूसरे को शेयर कर दिया तो वो उसको नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मेरे को लालच आ जाता है कि मैं शेयर ना करूं, खुद ही खुद पढ़ लूं, दूसरे को ना बताऊं कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो भाई हमारा नागरिक कर्तव्य है कि तुम व्यक्तिगत विकास भी करो और सामूहिक विकास भी करो। अगर तुम देख रहे हो, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक, ये तुम व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक विकास भी करोगे और एक तुम कर्तव्य का पालन भी कर लोगे। तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। उसके बाद व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास, ये भी बहुत जरूरी है। अगर मैं इस पर सच्चाई रियल वाली बात पे आऊँ तो व्यक्तिगत मतलब क्या है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो ये सारी भावना, यानी कि सबको साथ लेके चलना, ये विकास का एक नज़रिया होता है। तो ये एक कर्तव्य भी है जो आपको याद रखना है। 10 कर्तव्य मैंने आपको बता दिए हैं। 11वां मैंने बताया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे या प्राप्त कराएं अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्यों का जो ये टॉपिक था बहुत ही छोटा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक, मैंने 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको बताए, लेकिन इन कर्तव्यों में फंडामेंटल ड्यूटीज में 2 आर्टिकल जुड़े हुए हैं जो कर्तव्य में तो नहीं है लेकिन अलग से ये जोड़े गए हैं। ये आपको याद रखना है। 350A, सुन लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। 350A और 351, ये आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद, आर्टिकल। अगर पूछे 351A में क्या है तो 351 में बताना है कि जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर पर
जो बच्चे होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है, उनको जो शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। ध्यान से, मैंने कहा 350 में कहा गया है, वैसे कर्तव्य हो सकता है ये, लेकिन ये कर्तव्यों में शामिल नहीं है। कहा गया कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा का मतलब होता है, जैसे अगर आप देखोगे केरल के अंदर मलयालम है तो उस भाषा में दी जाए प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़ है, उसके बाद तुम देखोगे तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। तो अनेक भाषाएं हैं, डोगरी, संतरा, वोडो, इतनी सारी जो भाषाएं हैं मातृभाषाएं, उन मातृभाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हिंदी को भी मातृभाषा में रखेंगे कि मातृभाषा में यानी कि हिंदी में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा हो। लेकिन 351 सीधा सीधा कहता है कि कर्तव्य है कि हिंदी को प्रोत्साहित करें, हिंदी को प्रोत्साहित करें, यानी कि हिंदी का बढ़ावा यानी हिंदी का विकास करें। तो 350 ए और 351 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा हिंदी को प्रोत्साहन की बात कहां पर की गई है, तो तुम्हें बताना 351 में और 350 ए में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आज मैंने मौलिक कर्तव्यों का एक छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो 4 क में आता है और 51 क अनुच्छेद में शामिल किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।